रहे हैं वीआईपी न्यूज। अब सीधे रुख करते हैं खबरों की ओर। एलजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव हो गया है, जिसमें पशुपति कुमार पारस को पार्टी का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिया गया है। पटना में हुई पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में इस फैसले को हरी झंडी भी दे दी गई है। राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार पशुपति पारस ने पार्टी के प्रदेश कार्यालय में पत्रकारों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि पार्टी में एक नेता एक पद का सिद्धांत है। इस आधार पर चिराग पासवान को कल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से हटाया गया और मुझे निर्विरोध पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए निर्वाचित किया गया। प्रजातंत्र से पार्टी चलती है और प्रजातंत्र से ही देश चलता है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जब चाचा और भतीजे की बात है तो जब भतीजा तानाशाह हो जाएगा तो चाचा क्या करेगा। इस बीच उन्होंने पार्टी छोड़कर गए लोगों से दोबारा साथ जुड़ने की अपील करते हुए कहा, हमारे जो साथी पार्टी में किसी बड़े नेता से दुखी होकर पार्टी छोड़कर चले गए हैं, मैं उनसे माफी मांगता हूं। आप सबसे आग्रह है कि सभी लोग हमारी पार्टी में लौट आए। इस दौरान उन्होंने कहा कि वो परिवार भी जोड़ने की कोशिश करेंगे। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे वरिष्ठ संवाददाता शशांक दुबे हमारे साथ सीधे पटना से लाइव जुड़ गए हैं। शशांक जी, जिस तरीके से तमाम तरह की अटकलें लगाई जा रही थी एलजेपी में टूट के बाद अध्यक्ष पद को लेकर के, तो आखिरकार कल कार्यकारिणी बैठक में यह फैसला हो ही गया और पशुपति पारस को नया अध्यक्ष चुन लिया गया है। शशांक जी, जिस वक्त 5 सांसद अलग होकर अपना अलग गुट बनाया था, उसके बाद किसी तरह की अटकलें नहीं थी और ये अटकलें यही थी कि ये गुट अपना अध्यक्ष खुद को पार्टी मान रहा है और उसके बाद वो अध्यक्ष का चुनाव करेगा और अध्यक्ष पशुपतिनाथ पारस ही होंगे। और वही हुआ कल सूरजभान सिंह की आवाज पे, जो कि इनको कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया था लोजपा पारस गुट की तरफ से। लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं चुने गए हैं, थोड़ा सा इसमें तकनीकी पेच है। इन लोगों ने 5 सांसदों ने पार्टी से अलग होकर या पार्टी खुद को ही पार्टी बताकर एक अलग गुट बनाया है और उन्होंने जो अध्यक्ष थे, जो निर्वाचित उनके अध्यक्ष थे चिराग पासवान, उनको परिचित कर दिया था। किन अधिकारों के तहत किया था ये भी तक स्पष्ट नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा है कि उन्होंने पार्टी ने मिलकर चिराग पासवान को अध्यक्ष पद से हटा दिया है और खुद कार्यकारिणी समिति की बैठक बुलाएंगे और राष्ट्रीय अध्यक्ष का चयन करेंगे। उसी प्रक्रिया के तहत जो लोजपा का पारस गुट है, उन्होंने कल सूरजभान सिंह के यहाँ बैठक की थी और ये पहले से तय था कि पशुपति कुमारनाथ पारस को ही राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाएगा और वही हुआ। निर्विरोध अध्यक्ष चुन लिए गए हैं। अब दूसरी तरफ देखिए कि जो रामविलास पासवान के बेटे हैं चिराग पासवान, जो अभी तक लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं या हैं, उनके शब्दों में है, उन्होंने कहा है कि पार्टी संविधान में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि कोई सांसद कार्य समिति बुला ले और वो कार्य समिति में अध्यक्ष का चयन कर ले, क्योंकि अध्यक्ष जब तक परिचित नहीं होता, जब तक अध्यक्ष हफ्ता नहीं है, दूसरे अध्यक्ष के निर्वाचन की प्रक्रिया हो ही नहीं सकती है पार्टी के संविधान के अनुसार। ऐसे में पार्टी का संविधान कहता है कि चिराग पासवान ही आज राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और उन्होंने बतौर राष्ट्रीय अध्यक्ष 5 सांसदों को पहले ही निलंबित कर दिया है। तो देखिए दो खेमे हैं, एकदम स्पष्ट रूप से समझ लीजिए कि लोजपा में 2 खेमे हैं। एक वो खेमा जो जिनका नेतृत्व पशुपतिनाथ पारस कर रहे हैं और जिनके साथ 5 सांसद हैं, और दूसरा नेतृत्व चिराग पासवान कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि पार्टी के जो संविधान है, पार्टी का जो बायलॉज है, उनके अनुसार वो अध्यक्ष है, पूरी पार्टी उनके साथ है। तो दोनों पक्षों में अपनी अपनी राजनीति चल रही है। कल पशुपतिनाथ पारस को लोजपा पारस गुट का अध्यक्ष चुन लिया गया है, लेकिन चिराग पासवान ने दावा किया है कि ये पूरी तरह से असंवैधानिक है, गलत है, इसका कोई मतलब नहीं है। उन्होंने 20 तारीख को राष्ट्रीय परिषद की बैठक बुलाई है। तो अब दोनों तरफ से चीजें चल रही हैं। वो अब एक तरह से कहा जाए कि लोजपा में 2 धड़े हैं। एक धड़ा जो पार्टी का है, संगठन का है, जिसके अध्यक्ष चिराग पासवान है पार्टी के संविधान के मुताबिक, और दूसरा धड़ा जो 5 सांसद यानी 6 सांसदों में 5 सांसद अलग हो गए थे, उन्होंने एक अपने को लोजपा घोषित किया है और एक धड़ा है जिसके पास सिर्फ 5 सांसद है और कितने मेंबर्स हैं ये अलग का विषय जानने का।
तो अब ये जब दोनों अध्यक्ष 20 तारीख को उनका भी चुनाव हो, उनको भी अध्यक्ष, क्योंकि उनकी अध्यक्षता में ही होगी, इसलिए वो अध्यक्ष ही रहेंगे चिराग पासवान। तो ऐसे में फिर मामला चुनाव आयोग के पास जाएगा और चुनाव आयोग पार्टी के संविधान, पार्टी का बायलॉज, पार्टी के जो परंपराएं हैं और जो चुनाव आयोग के नियम कहते हैं पार्टी को मान्यता देने की, उन तमाम चीजों का अवलोकन करके डिसीजन देगा कि असली पार्टी का हकदार कौन है। लेकिन शशांक जी, जिस तरीके से चिराग पासवान खुद को राष्ट्रीय अध्यक्ष कह रहे हैं, हालांकि पारस गुट ने अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिया है, लेकिन पार्टी के संविधान और बायलॉज की बातें की जा रही हैं, तो ये तो पारस गुट को भी पता होगा। तो इसमें ये सवाल खड़ा होता है कि आखिर ये पार्टी का संविधान कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर पार्टी संविधान का हवाला दिया जा रहा है, चिराग पासवान ये कह रहे हैं कि पार्टी संविधान के खिलाफ है, वहीं पारस गुट को भी ये पता होना चाहिए। तो और दोनों ही गुट जो है वो सारे बायलॉज की स्टडी करके ही ये सब कुछ कर रहे हैं, तो इसमें पार्टी संविधान कितना अहमियत रखता है? दो बातें हैं समझने की। पार्टी का संगठन और उसके नियम, उसके बायलॉज, उसका संविधान अलग होता है, और पार्टी के जो सांसद होते हैं, विधायक होते हैं, वो एक पार्टी के अंदर के ही अंग होते हैं। अगर मान लीजिए 6 सांसदों में से 5 सांसद अलग हो गए, तो लोकसभा में तो अलग गुट बना सकते हैं, अपना नेता चुन सकते हैं, लेकिन क्या वो पार्टी के ही अध्यक्ष हैं, नेता है? ऐसा नहीं है। पार्टी का संविधान के मुताबिक संसदीय दल का जो नेता होता है वो संसदीय बोर्ड तय करता है, और संसदीय बोर्ड के संसदीय बोर्ड हमेशा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के अंदर में होता है। तो कहीं ना कहीं जो पार्टी के जो बायलॉज है चुनाव आयोग में, उसी के अनुसार पार्टी रजिस्टर्ड होती है। तो पार्टी को जो मान्यता चुनाव आयोग ने दी थी, उन किन बायलॉज के आधार पर दी थी? क्योंकि जब भी आप मान्यता के लिए अप्लाई करते हैं, कोई पार्टी स्थानीय पार्टी होती है, इसके बाद राष्ट्रीय पार्टी होती है या क्षेत्रीय दल होते हैं, तमाम लोगों की मान्यताएं कहीं ना कहीं चुनाव आयोग ही देता है। चुनाव आयोग के कुछ शर्तें होती हैं, कुछ नियम होते हैं, और उसके बाद चुनाव आयोग का एक ये भी नियम होता है कि पार्टी अपना बायलॉज वहां पर सबमिट करे। पार्टी किन नीतियों के आधार पर चल रही है, पार्टी की नीति क्या है, पार्टी क्या संगठन का स्ट्रक्चर क्या है, संगठन का चुनाव की प्रक्रिया क्या है, तमाम चीजों को पार्टी चुनाव आयोग देखती है। क्योंकि चुनाव आयोग जो है पार्टी के जब सिंबल वितरित होता है, तो अध्यक्ष के या जो पार्टी के चुनाव समिति के अध्यक्ष होते हैं, इन तमाम चीजों का सिंबल वितरण में अधिकार दिया जाता है, और उन तमाम चीजों का चुनाव आयोग में इनरोलमेंट होता है। तो ऐसे में चुनाव आयोग निश्चित रूप से पार्टी का संविधान क्या कहता है। देखिए, 5 सांसदों का अलग हो जाना ये कहीं से तय नहीं करता है कि वो पार्टी उन्हीं 5 सांसदों की हो गई है। यानी मेजॉरिटी अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अलग हो गए, इसका ये मतलब नहीं है कि पार्टी उनके हाथ में चली गई है। पार्टी का बायलॉज अलग है। हाँ, लोकसभा में वो अपने अलग गुट बना सकते हैं, अपने नेता को अलग चयन कर सकते हैं, वो एक अलग विषय और हो भी गया है। तो पार्टी अभी देखिए, अभी जो लड़ाई है, क्योंकि चिराग पासवान ने उन 5 सांसदों को निलंबित कर दिया है, यानी चिराग पासवान ने उन 5 सांसदों से अपना पल्ला झाड़ लिया, उनको उनकी जरूरत नहीं है उनके अनुसार, उनकी पार्टी की। लेकिन पार्टी किसके हाथ में, यानी पार्टी लोजपा जिसका चुनाव चिन्ह बंगला है, वो तकनीकी तौर पर भी किसके साथ है? बहुत अगर नजदीक से देखा जाए, क्योंकि दोनों पक्षों में आपने ठीक कहा कि अवलोकन किया होगा, लेकिन राजनीति बहुत तरह से चलती है। कोशिश ये होती है कि ज्यादा से ज्यादा मेंबर्स को, ज्यादा से ज्यादा कार्य समिति सदस्य को, ज्यादा से ज्यादा नेशनल एग्जीक्यूटिव के जो मेंबर्स हैं, राष्ट्रीय परिषद के जो मेंबर्स हैं, उनको अपनी पाले में किया जाए। दोनों पक्षों का जोर आजमाइश का समय है, ये रस्सा खींची चल रही है। उसके बाद ये रस्सा खींची के बाद मामला निश्चित रूप से चुनाव आयोग के पाले में जाएगा, और चुनाव आयोग पार्टी के संविधान के और चुनाव आयोग के नियम के दोनों का अवलोकन कर निर्णय लेगा। तो इसलिए अभी दोनों तरफ अपनी ताकत का आजमाइश चल रहा है। नियाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पारस गुट ने अपने पारस को चुन लिया है। चिराग पासवान कहते हैं कि मैं पूरे देश का राष्ट्रीय अध्यक्ष अभी भी हूँ और तकनीकी तौर पे हूँ, पार्टी के संविधान के अनुसार हूँ। तो आखिर इन दोनों के बीच में तय कौन करेगा, ये तय पहले चुनाव आयोग करेगा, और अगर चुनाव आयोग से लोग संतुष्ट नहीं होंगे तो फिर कोर्ट करेगी। जी शशांक, और जिस तरीके से जो एलजेपी पार्टी के अंदर की जो इनसाइड स्टोरी है, उसमें यह भी दावा किया जा रहा है कि 4 एमएलसी और 1 एमएलए के पद के ऑफर के चक्कर में जेडीयू ने ऑफर दिया था, और उसी ऑफर को देखते हुए बगावत के जो रुख हैं वो बगावती तेवर देखने को मिले हैं। देखिए चिराग, बहुत सारी बातें, देखिए न्याज, बहुत सारी बातें आ रही हैं। ये पूरी स्टोरी जो पूरी आज आप पटकथा देख रहे हैं, दरअसल ये ड्राफ्ट होना शुरू हुआ था लोकसभा विधानसभा चुनाव से 2020 से। देखिए 2020 के चुनाव में किसी बड़े नेता की, यानी जो अभी तथाकथित रूप से अलग है, उनमें से अधिकांश की ये या पार्टी के अंदर तमाम लोगों की जो पदों पर हैं,
उनकी इच्छा नहीं थी कि एनडीए से अलग हुआ जाए, क्योंकि उनको पता था कि अगर एनडीए के साथ लड़ेंगे तो एनडीए मेजोरिटी में बहुत तेजी से आएगी और सरकार बनेगी और सरकार में उनकी हिस्सेदारी होगी। क्योंकि इससे पहले पशुपतिनाथ पारस जो एमएलसी थे, विधायक भी नहीं थे, लोजपा का एक भी विधायक नहीं था और वो सरकार में शामिल हुए थे, तो उनको मंत्री बनाया गया था। तो कहीं ना कहीं बिहार के अंदर चूंकि नेशनल पॉलिटिक्स में चिराग पासवान इंटरेस्ट ले रहे थे, तो पशुपतिनाथ पारस को लग रहा था कि वो राज्य की राजनीति में उनको कहीं ना कहीं हिस्सा मिलना चाहिए। तो चिराग पासवान ने जिस तरह की स्क्रिप्टिंग की, जिस तरह की अपनी पूरी रणनीति बनाई, वो पूरी रणनीति कहीं ना कहीं उनकी महत्वाकांक्षा को तो हो सकता बाद में सेटिस्फाई कर देता, लेकिन पशुपतिनाथ पारस और उनके परिवार के अन्य लोगों को कहीं ना कहीं दिक्कत हो रही थी। वो एनडीए के साथ जाना चाहते थे, नीतीश कुमार के साथ जाना चाहते थे, तो वो तमाम पटकथा वहीं से शुरू हुई थी। और जब ये अलग हुए तो इसमें बताया जा रहा है कि जदयू का हाथ है और कहीं ना कहीं जदयू ने इसमें सपोर्ट भी किया है। तो निश्चित रूप से कोई डील हुई होगी, क्योंकि अगर आप चिराग पासवान को कमजोर करते हैं, चिराग पासवान का डिमोरलाइज करते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार का कि जिस तरह पार्टी को उन्होंने हराया था, 43 एमएलए पर लाके खड़ा कर दिया था, वो कहीं ना कहीं उसमें चिराग पासवान का बहुत बड़ा हाथ था। और चिराग पासवान की वजह से ही नीतीश कुमार की कम से कम 40 से 42 सीटें कमाई थी। ये आकलन, अगर चिराग पासवान बागी रुख ना अपनाते तो शायद नीतीश कुमार की पार्टी 70 से 80 सीटों के बीच में जाती। तो ऐसे में नीतीश कुमार के अंदर जो कसक थी, यानी जदयू के अंदर जो कहीं ना कहीं एक टीस थी, उसको सेटिस्फाई करना था। और वही कारण है कि उन्होंने चिराग पासवान को ये दिखा दिया कि आपके अंदर में आप हमको अगर तोड़ सकते हैं, हमको परेशान कर सकते हैं, तो हम आपको डिस्टर्ब कर सकते हैं। अब रही बात डील की, तो निश्चित कोई ना कोई डील जरूर हुई होगी, इसमें कहीं से कोई शक नहीं है। क्योंकि अगर जदयू के लोग इसमें लगे हुए थे तो एक तरफा डील नहीं होगी कि आप हट जाए और दूसरी तरफ से कोई मांग नहीं होगी, निश्चित रूप से कोई डील नहीं होगी। अब डील क्या है ये वक्त बताएगा, समय बताएगा। जी शशांक जी, लेकिन जिस तरीके से अब जो है पारस गुट ने अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिया है, वहीं चिराग पासवान का एक अपना अलग स्टैंड है और उस स्टैंड के तहत वो कानूनी प्रक्रिया को के हवाले से आगे बढ़ेंगे। लेकिन इस बीच कल पशुपति पारस ने ये भी कहा कि अब ये राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लेने के बाद उनके गुट के द्वारा अब वो परिवार को भी जोड़ने का काम करेंगे। तो आपको लगता है कि परिवार को जोड़ने का काम इतना आसान होगा? मूलतः देखिए, लोजपा के अंदर जो ये लड़ाई हुई है, ये उठी है घर के अंदर से ही, यानी घर के अंदर बेकार नहीं रह गया। जब घर के अंदर सुपीरियरिटी की लड़ाई होने लगी, देखिए असली बात क्या है कि जब तक रामविलास पासवान थे न्यास, किसी तरह के घर के अंदर कोई ये बात नहीं था कि नंबर 1 कौन है, क्योंकि नंबर 1 भी वही थे और वो तय करते थे कि नंबर 2 कब कौन होगा, नंबर 3 कब कौन होगा। और दूसरा महत्वपूर्ण यह था कि रामविलास पासवान हमेशा भाइयों को लेकर चले हैं, चाहे वो रामचंद्र पासवान हो या फिर पशुपतिनाथ पारस हो, दोनों भाइयों को लेकर हमेशा चले हैं। और उनको शुरू से चिराग पासवान बहुत बाद में राजनीति में एंट्री की है, लेकिन उन्होंने राजनीति जब से शुरू की थी और तब से अपने भाइयों को हमेशा साथ लेके चले हैं और जब भी मौका लगा उनको सांसद और विधायक बनाते रहे और अपनी पार्टी में बड़े पदों पर रखे। पशुपतिनाथ पारस राष्ट्रीय अध्यक्ष थे दलित सेना के, जो उनकी सबसे बड़ी ताकत थी, उनका संगठन का सबसे बड़ा आधार था। तो कहीं ना कहीं रामविलास पासवान तक कोई पट नहीं था, लेकिन रामविलास पासवान के जाने के बाद पशुपतिनाथ पारस को लगा कि नंबर 2 की कुर्सी उनको मिलनी चाहिए, यानी अब वो परिवार के बड़े हैं और रामविलास पासवान की जगह पर उनको होना चाहिए। लेकिन रामविलास पासवान ने ही तय कर दिया था कि चिराग पासवान उनके उत्तराधिकारी होंगे। ऐसे में पार्टी के तमाम जो कैडर है उन्होंने चिराग पासवान को मान भी लिया था, लेकिन परिवार के अंदर खास करके रामचंद्र पासवान के निधन भी हो गया तो उनके बेटे प्रिंस राज को सांसद बनाया गया समस्तीपुर से, चुनाव जीते। लेकिन उसके बाद से परिवार के अंदर कहीं ना कहीं महत्वाकांक्षा को लेकर, क्योंकि चिराग पासवान के बारे में कहा जाता है कि वो अब परिवार की वैसे नहीं सुनते थे, परिवार से वैसे सलाह नहीं लेते थे, परिवार से उनका इंटरेक्शन वैसा नहीं था जैसा रामविलास पासवान का था। तो कहीं ना कहीं भाइयों इन लोगों को भी खल रहा था और दूसरा उनकी माँ और चिराग पासवान का इंटरफेरेंस ज्यादा हो रहा था पार्टी में। तो कहीं ना कहीं इन तमाम चीजों को लेकर परिवार के अंदर से खटपट उठी थी और परिवार के अंदर से आगे गई थी, इसलिए परिवार को सुलझाने की बातें पहले हो सकती थी। अब लगता है थोड़ी देर हो गई है, मामला अब कुछ दिन राजनीति चलेगा और एक आधे चुनाव में एक दूसरे को हराने या एक दूसरे की वजह से जब कमजोर लोग होंगे तब कहीं जाके कुछ बात बनेगी आगे जाके। जी, लेकिन जिस तरीके से अब देखा जा रहा है कि जो और ये कहा भी जा रहा है कि ये एलजेपी का अपना अंदरूनी मामला है और परिवार से ये बगावत शुरू हुई है, और वहीं अगर हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी भी बिल्कुल खामोश है। अगर बीजेपी के नेताओं का कहना है कि एलजेपी का अपना मैटर है, वो खुद सुलझेंगे। जेडीयू ने भी खुद के दामन को साफ रखा है, हालांकि जेडीयू के ऊपर भी आरोप लगाया जा रहा है। तो ऊपरी तौर पर तो ये देखने को मिल रहा है कि सिर्फ ये एलजेपी का इंटरनल मामला है और उसको लेकर ही नेता जो है अपने आप
में जो चीजें भी चल रही हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि ये तो ऊपरी तौर पर दिख रहा है, लेकिन अंदर खाने क्या कुछ खिचड़ी पक रही है? क्या खींचतान जोड़ तोड़ की राजनीति शुरू है? नियाज, एक बात समझने की, बिहार की राजनीति को समझने की है कि बिहार की राजनीति में रामविलास पासवान का जो पार्टी है, उनका जो परिवार है, उसका दबदबा सिर्फ पासवान वोटर में है। बाकी वोटर्स उनके व्यक्तिगत तौर पर हो सकते हैं, लेकिन रामविलास पासवान के जाने के बाद उनका एक कैडर वोटर बिहार में माना जाता है पासवान। तो पासवान जो कैडर वोटर है वो किधर जाता है? क्या वो पारस गुट के साथ जाता है या चिराग पासवान के साथ बना रहता है? महत्वपूर्ण ये देखना होगा। और सारी पार्टियां, चाहे वो जदयू हो, जदयू का जो मिशन था वो ऑपरेशन रिवेंज था, यानी बदला लेने का ऑपरेशन था, उन्होंने पूरा कर लिया। उन्होंने अपना मिशन पूरा कर लिया। पार्टी समझे चिराग पासवान समझे और पशुपतिनाथ पारस समझे। भारतीय जनता पार्टी जो है एक बड़ी पार्टी है और उसको भविष्य की राजनीति करनी है, उसको 2024 देखना है, उसको अन्य चुनाव देखने हैं और साथ में उनको लॉन्ग टर्म पॉलिटिक्स देखनी है कि वो किसके साथ है। तो भारतीय जनता पार्टी किसी तरह के बयान किसी के पक्ष में नहीं देख रही है। वो तब तक नहीं देखेगी जब तक तमाम चीजें कोर्ट में उलझती रहेंगी और बाहर नहीं आएंगी। और उसके बाद ये देखेंगे कि जो उनके कोर वोटर्स हैं उनका रुख कहाँ है, उनका आंतरिक सर्वे होगा और उसी के आधार पर तय करेंगे कि रिलेशंस कहाँ बनाए जाने चाहिए। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व है, चिराग पासवान के पास सॉफ्ट कॉर्नर है, लेकिन राजनीति में कोई सॉफ्ट कॉर्नर और लॉलीपॉप और पॉपकॉर्न की बात नहीं होती है। राजनीति में नफा नुकसान की बात होती है। बिल्कुल शशांक जी, राजनीति में नफा नुकसान की बात होती है और अब आगे क्या कुछ देखने को मिल सकता है, क्योंकि कल आप दर्शकों को बता दें कि पारस गुट ने अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिया है। वहीं चिराग पासवान का यह कहना है कि उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से कोई नहीं हटा सकता है, पार्टी संविधान का हवाला दिया जा रहा है। तो इसमें आगे क्या कुछ होने वाला है, कानूनी प्रक्रिया क्या कुछ होने वाली है और आगे ही पता चल पाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया शशांक जी तमाम जानकारी के लिए। वहीं झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पिछले 3 दिनों से नई दिल्ली के दौरे पर हैं। मुख्यमंत्री के दिल्ली दौरे के बीच मंत्रिमंडल विस्तार और फेरबदल की चर्चा जोरों पर है। इस बीच गोड्डा के भारतीय जनता पार्टी के सांसद निशिकांत दुबे ने हेमंत सोरेन के दिल्ली दौरे पर टिप्पणी कर राजनीतिक अटकलबाजी और बढ़ाने का काम किया है। राजनीतिक हलकों में इस बात की चर्चा जोरों पर है कि राज्य में जल्द ही मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। वहीं मंत्रिमंडल में फेरबदल की चर्चा भी जोरों पर है। इस तरह की चर्चा के बीच हेमंत सोरेन के दिल्ली दौरे के क्रम में राहुल गांधी के अलावा कांग्रेस और आरजेडी के वरिष्ठ नेताओं से भी मुलाकात करने की संभावना है। आपको बता दें कि वहीं गुरुवार को मीडिया से बातचीत करते हुए सीएम ने कहा कि हमारे सहयोगी मंत्री भी दिल्ली आए हैं। मंत्रिमंडल में फेरबदल और एक सीट पर जेएमएम और कांग्रेस की दावेदारी के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि जब समय आएगा तो इस विषय पर बताएंगे, अभी कोई चर्चा का विषय नहीं है। और इसी खबर पर चर्चा के लिए हमारे बिहार झारखंड के संपादक कुंदन कृतज्ञ जी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। कुंदन जी, जिस तरीके से हेमंत सोरेन के दिल्ली दौरे को लेकर के तमाम तरह की अटकलबाजी लगाई जा रही है, बीजेपी भी एक तरह दावा कर रही है कि अब हेमंत सोरेन जो है वो कांग्रेस से उकता गए हैं, वो परेशान हो गए हैं। का यहाँ पर जो भी मुख्यमंत्री के दिल्ली दौरे से कहीं से कोई ताल्लुक नहीं है। और सबसे अहम बात क्या है कि मुख्यमंत्री हैं, अपने प्रशासनिक कार्यों की वजह से, सरकारी कार्यों की वजह से दिल्ली का इनका जो दौरा है वह दौरा होता रहता है और पीछे कोविड-19 की वजह से दिल्ली आने जाने का सिलसिला इनका कम हुआ गया था। अब रही बात की जिन परिस्थितियों में मुख्यमंत्री दिल्ली प्रवास में हैं, उन परिस्थितियों के पीछे कौन कौन से कारक जिम्मेदार हैं और किन वजहों से मुख्यमंत्री जिस समय दिल्ली में है उस समय कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, कांग्रेस के राज्यसभा सांसद और तमाम लोगों का दिल्ली आना जाना शुरू होता है।
मुख्यमंत्री 3 दिनों के प्रवास पर दिल्ली में है। उसके पहले ही डॉक्टर रामेश्वर उरांव कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और राज्य के वित्त मंत्री दिल्ली में मौजूद हैं। तमाम नेताओं से मुलाकात का सिलसिला जारी है और कल ही प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर रामेश्वर उरांव की मुलाकात गुलाम नबी आजाद से हुई है। और गुलाम नबी आजाद जो कि कांग्रेस के कोविड-19 की जो मॉनिटरिंग सेल है उसके अध्यक्ष हैं, तो उस लिहाजा उस हिसाब से इन्होंने मुलाकात कर तमाम जानकारी दी है। नियाज देखें, यहाँ पर हेमंत सोरेन के दौरों को लेकर जो कयास लगाए जा रहे हैं, इनकी मुलाकातों को लेकर जो कयास लगाए जा रहे हैं, उनके पीछे अपनी वजह है, लेकिन होना कुछ नहीं है। 12वें मंत्री पद पे अभी कहीं से कोई संभावना नजर नहीं आ रही है। दोनों दलों का अपना अपना दावा है। साथ ही साथ कांग्रेस संगठन में फेरबदल की बात की जा रही है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष और वित्त मंत्री, एक व्यक्ति कई पद वाली जो चुनौती है उस पर है, तो वहां पर संभावना इस बात की है कि कांग्रेस के संगठन में कुछ बदलाव हो सकता है। साथ ही मंत्री पदों को लेकर भी बदलाव के संकेत जो मिल रहे थे, इन तमाम प्रयासों को कल देर शाम मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए इन तमाम प्रयासों पर विराम लगा दिए हैं। फिल वक्त स्थिति यह है कि जिन भी बातों पर, वो चाहे मंत्रिमंडल में फेरबदल की बात ले लें, विभागों के में रीशफलिंग की बात ले लें या 12वें मंत्री की बात ले लें, इन तमाम बातों पर विराम लगता दिख रहा है। यह महज एक औपचारिक दिल्ली प्रवास के तौर पर ही सामने निकल कर आ रहा है। नियाज जी शशांक जी, लेकिन माफ कीजिएगा कुंदन जी, जिस तरीके से ये देखा जा रहा है कि हालांकि हेमंत सोरेन ने यह कहा कि इस मंत्री जो मंडल में विस्तार की बात की जा रही है, जो फेरबदल की बात की जा रही है, उसको लेकर के अभी ये चर्चा का विषय नहीं है, लेकिन अंदरूनी तौर पर तो यही कहा जा रहा है कि जिस तरीके से वो कांग्रेस से मुलाकात कर रहे हैं, कांग्रेस के आला नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं और एक खाली पद को लेकर के कांग्रेस के प्रत्याशी वहां पे होंगे, मंत्री होंगे या फिर जेएमएम के, इसको लेकर के बात नहीं बन पा रही है। स्थिति यह है कि झारखंड विधानसभा में 81 विधायक हैं और नियमों की माने तो झारखंड में मुख्यमंत्री समेत 12 मंत्री हो सकते हैं जी। ऐसे में अभी एक मंत्री पद खाली है और कहा यह जा रहा है कि उस एक मंत्री पद के लिए कई सारे दावेदार हैं। अगर हम बात करें प्रदीप यादव और बंधु तिर्की, जो कि झारखंड विकास मोर्चा से बाबूलाल मरांडी के साथ अलग होकर कांग्रेस में शामिल हुए हैं, आधिकारिक रूप से, औपचारिक रूप से उन्होंने कांग्रेस को अपना समर्थन दिया है, कांग्रेस में शामिल होने की बात की है, लेकिन विधानसभा में कांग्रेस विधायक के तौर पर विधानसभा अध्यक्ष ने अभी इनको सहमति नहीं दी है जी। तो इन दोनों का भी एक महत्वपूर्ण दावा है, बंधु तिर्की का, प्रदीप यादव का, अपने अनुभव के आधार पर और खास करके कांग्रेस को मजबूत करने के लिए या कांग्रेस संगठन को मजबूत करने के लिए दोनों ने जिस तरीके से काम किए हैं। तो दूसरी और अहम बात यह है कि बंधु तिर्की और प्रदीप यादव के मुख्यमंत्री के साथ बहुत ही अच्छे संबंध है व्यक्तिगत स्तर पर। तो मुख्यमंत्री की भी इच्छा होगी कि अगर पार्टी के बाहर से किसी विधायक को मंत्री बनाया जाना है तो बंधु तिर्की या फिर प्रदीप यादव को बनाया जा सके। अब आ जाते हैं कांग्रेस की तरफ। कांग्रेस में 3 कद्दावर नेता हैं जिन 3 लोगों की बातें बार बार निकल कर सामने आती है। दीपिका पांडे सिंह अभी हाल ही में कांग्रेस पार्टी के अंदर और संगठन के अंदर इन्हें महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है। शायद इनकी जिम्मेदारी देने की वजह से मंत्री इनका बन पाना संभव नहीं है, क्योंकि संगठन स्तर पर दीपिका पांडे सिंह काफी मजबूती से उभरती हुई नजर आ रही है। दूसरी विधायिका है अंबा प्रसाद, जो कि बड़कागांव से विधायिका है। हालांकि पहले टर्म ही विधायिका बनी है, लेकिन इनके पिता योगेंद्र साव, माता निर्मला देवी दोनों बड़कागांव से विधायक रह चुके हैं। और जिस तरीके से योगेंद्र साव और निर्मला देवी के संबंध रहे हैं, वो आर्थिक, व्यवसायिक, राजनीतिक तमाम संबंधों की बात कर ले झारखंड मुक्ति मोर्चा और हेमंत सोरेन से, उस आधार पर अंबा प्रसाद की दावेदारी भी काफी मजबूत मानी जा रही थी। और तीसरे और महत्वपूर्ण उम्मीदवार हैं सिमडेगा से कांग्रेस के विधायक नमद विक्सल कोंगारी की बात कर लें, इनकी भी दावेदारी मजबूत बताई जा रही थी। लेकिन यहाँ पर एक विराम चिन्ह लगता है नियाज, जब हेमंत सोरेन और झारखंड मुक्ति मोर्चा इस एक इकलौते खाली पड़े हुए मंत्री पद पर अपनी दावेदारी ठोकता है और दावा होता है कि 30 विधायक झारखंड मुक्ति मोर्चा के हैं, कांग्रेस के 16 विधायक हैं। अगर 4 विधायकों पर एक मंत्री पद के इक्वेशन को देखें तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के 7 मंत्रियों
को जगह मिलनी चाहिए कैबिनेट में और कांग्रेस के 4 मंत्रियों को जगह मिलनी चाहिए। तो लिहाजा कांग्रेस के 4 मंत्री हैं आलमगीर आलम, बादल पत्रलेख, बन्ना गुप्ता और डॉक्टर रामेश्वर उरांव जी। अगर हम बात करते हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा की, तो झारखंड मुक्ति मोर्चा से के कोटे से एक मंत्री कम है। तो ऐसे में इक्वेशंस की बात करें तो दूसरी तरफ राजेश ठाकुर हैं, कार्यकारी अध्यक्ष हैं कांग्रेस के। उनका दावा है कि सरकार बनाने के पहले ऐसे किसी फॉर्मूले पर बात नहीं हुई थी जिसमें 4 विधायकों पर 1 मंत्री पद देने की बात कही गई थी। तो अभी झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और राजद महागठबंधन के प्लेटफॉर्म पर ही यह तय नहीं है कि आखिर जो एक मंत्री पद खाली पड़ा हुआ है उस पर किसे बिठाना है। और उसके पहले एक बड़ा सवाल है, क्या बिठाना भी है कि नहीं बिठाना है, क्योंकि झारखंड में अब धीरे धीरे यह देखा जाने लगा है कि कुछ चीजें अभिशप्त के रूप में देखी जाने लगी हैं। रघुवर दास ने अपने 5 साल का कार्यकाल पूरा किया है। 5 साल के कार्यकाल में 11 मंत्रियों के साथ ही उन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया है और धीरे धीरे राजनीतिक हल्के में यह बात बैठती चली गई कि 12वां मंत्री जो होता है वह अभिशप्त होता है और सरकार के लिए वह शुभ नहीं होता है और सरकार 12वां मंत्री बनाते के साथ सरकारें गिर जाती हैं। यह तमाम उदाहरण देखे गए हैं। वह बाबूलाल मरांडी पहले मुख्यमंत्री से लेकर आखिरी मुख्यमंत्री तक की बात कर लें तब तक यह बात देखी गई है। रघुवर दास ने 11 मंत्रियों के साथ अपना पूरा 5 साल का कार्यकाल समाप्त किया है। तो ऐसे में यह राजनीतिक हलकों में यह भी बात आ रही है कि 12वां मंत्री अभिशप्त होता है, ऐसे में आप पूरा कार्यकाल नहीं कर सकते। तो इस बात की भी संभावना है कि शायद हेमंत सोरेन भी उसी तर्ज पर 12वें मंत्री के बिना ही अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा करना चाहते हैं। तो ये तमाम भ्रांतियां हैं। इसके बीच में हेमंत सोरेन दिल्ली जाते हैं, यह अटकलों का बाजार गर्म हो जाता है और मिला जुलाकर जो अभी तक नतीजे निकले हैं 0 सन्नाटा है। और ऐसे में कहा यह जा सकता है कि यह महज एक सांगठनिक या कह सकते हैं जिस तरीके से कांग्रेस सोनिया गांधी, राहुल गांधी, गुलाम नबी आजाद के सी वेणुगोपाल इन तमाम लोगों से मिलकर आगे की रणनीति पर चर्चा है। तो यह महज एक चर्चा दौरा ही न बनकर रह जाए। जी कुंदन जी, बिल्कुल। तो जिस तरीके से झारखंड कैबिनेट मिनिस्ट्री में विस्तार की बात की जा रही है, बदलाव की बात की जा रही है, इसको लेकर के तमाम तरह के दावे किए जा रहे हैं और इन दावों के बीच खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का यह कहना है उन सभी दावों को वो खारिज करते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कुंदन जी तमाम जानकारी के लिए। और फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए VIP न्यूज। नमस्कार।